हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षाला इंस्टीट्यूट के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो हमने पढ़ा था स्लोप, कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है। स्लोप से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट से पहले लाइन की स्लोप्स के बीच में रिलेशन, परपेंडिकुलर, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी बच्चों। अब हम आगे चलते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन में। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलेज जो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में यूज में आते हैं। तो फॉर्मूले रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए बच्चों फॉर्मूले क्या होंगे। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फॉर्मूले क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलती है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो उनको बच्चों हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर उसका यूज आएगा। तो मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा था, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम यहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, वो कहां से कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से मान के कर रहे हैं। हम ये मान के कर रहे हैं कि हम इनिशियली किसी टॉपिक को उठा रहे हैं और हायर ग्रेड तक ले जा रहे हैं, यानी कंपटीशन लेवल तक ले जा रहे हैं। तो आपको मेरे साथ पूरा पढ़ना है बच्चों। जितना आप पहले पढ़े हैं तो अच्छा है, और नहीं पढ़े हैं तो अच्छा है। पहले पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है आपके लिए, आप आगे और अच्छा करेंगे। और अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो निराश होने की बच्चों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चलता हूं। मैं कोई भी टॉपिक जब लेता हूं तो बिल्कुल जीरो से लेकर चलता हूं, कि मान लीजिए अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप निराश मत होइए कि हमने पहले नहीं पढ़ा था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, पहले आपने जो भी कुछ करा हो, लेकिन अब आपको पढ़ना है। अब आप मेरे साथ पढ़िए और एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए, तो आप देखेंगे कि सब कुछ कितना आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी और आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही आसान था, मैं तो बेकार ही इससे कर रहा था। आज बच्चों बात समझ में आई। अब देखिए, सबसे पहले हम यहां पे दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट कंसीडर 2 पॉइंट्स P x1, y1 एंड Q x2, y2। हमने सबसे पहले बच्चों यहां पर दो पॉइंट कंसीडर कर लिए। पहला पॉइंट हमने माना P x1, y1, और दूसरा पॉइंट बच्चों हमने मान लिया Q x2, y2। ठीक है बच्चों। अब इन दो पॉइंट्स हमें दे रखे। अब सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला में बताता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। अब मान लीजिए कि P पॉइंट है बच्चों ये, और Q पॉइंट है ये। तो ये x1, y1 हो गया और ये x2, y2 हो गया। तो ये वाली जो लेंथ है बच्चों P से लेके Q तक की, ये हमें डिस्टेंस कहां से मिलेगी? इस फॉर्मूले से मिलेगी। तो D के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी अगर आपको दो पॉइंट्स दे रखे, पहला पॉइंट P दे रखा है x1, y1, और दूसरा पॉइंट Q दे रखा है x2, y2, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकाल लिए तो D का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको आई समझ में बच्चों? सेकंड होता है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है कि जैसे बच्चों हमने PQ जोड़ा, अब इसके बीच में कोई अगर हम एक पॉइंट मान ले रहे हैं R, तो वो इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। देखिए, हमने एक लाइन तो बना ली बच्चों PQ, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये आगे आपके पास x1, y1, और ये आगे x2, y2। अब एक पॉइंट बच्चों हमने यहां पर R मान लिया जो m/n में डिवाइड कर रहा है। यानी अगर हम PR ओवर RQ करें, क्या करें? PR अपॉन RQ करें, तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? m/n में। PR की जो वैल्यू m है और RQ की वैल्यू कितनी है? n है। तो ये m/n में डिवाइड हो रहा है। तो अब हम R के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चों? अब बच्चों इसमें डिवीजन जो होता है वो दो तरफ से होता है। एक तो इंटरनली डिवीजन होता है और एक एक्सटर्नली होता है। इंटरनली का मतलब होता है कि जो R है वो PQ के बीच में आता है, और एक्सटर्नली का मतलब होता है कि हम लाइन बढ़ा दें, ये R डैश हो गया बच्चों। अब ये पूरा M डैश बन गया और ये वाला जो पूरा है वो N डैश बन गया। यानी अब क्या हो जाएगा बच्चों? PR डैश अपॉन में QR डैश का रेशियो हो जाएगा M डैश ओवर N डैश।
तो जो बच्चों आर वाला डिवीजन है इसको हम बोलते हैं इंटरनली। क्या बोलते हैं? इंटरनली। इंटरनली का मतलब होता है कि जो पी क्यू लाइन है उसी पर आर आ रहा है। और ये होता है बच्चों आर डैश वाला एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब होता है कि जो आर डैश पॉइंट है वो पी क्यू लाइन पे ना आकर पी क्यू से बाहर आ रहा है, एक्सटर्नल में आ रहा है। दोनों डिवीजन बच्चों आपको समझ में आ गए? यानी कोई आपसे पूछेगा इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फर्क होता है, तो आप बता देंगे। इंटरनली में बच्चों आर जो है वो पी क्यू लाइन पर आता है और एम और एन को ऐड करने पर आपको पी क्यू मिलता है। एक्सटर्नली में आर डैश जो है वो पी क्यू को आगे बढ़ा देंगे तो बाहर आता है लाइन से, और एम माइनस एन करने पर आपको पी क्यू मिलता है। देखिए आप यहां पर ये एम है और ये एन है, तो एम प्लस एन कर देंगे तो पी क्यू मिल जाएगा। यहां पे ये पूरा एम है और ये पूरा एन है, तो एम में से जब आप एन को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पी क्यू मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो एक्सटर्नली डिवीजन और इंटरनली डिवीजन में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों आपको? अब इसको निकालने का बच्चों अलग फॉर्मूला है और एक्सटर्नल डिवीजन आर डैश को निकालने का अलग फॉर्मूला है। देखिए कैसे। जो आर का फॉर्मूला है बच्चों वो है आपके पास एम एक्स टू, रेशियो ये वाला लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वो वाला, प्लस रेशियो इधर वाला, एक्स कोऑर्डिनेट इधर वाला, एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन। इसी तरह से बच्चों एम वाई टू प्लस एन वाई वन, एम वाई टू इधर वाला, एन वाई वन इधर वाला, डिवाइड में एम प्लस एन। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया आपका आर का, यानी आर को अब आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। अब आर डैश निकालना है मान लो आपको एक्सटर्नली, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन ओवर एम माइनस एन। इसी तरीके से बच्चों यहां पर आ जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन ओवर एम माइनस एन। यानी प्लस की जगह किसका साइन आ जाएगा? प्लस की जगह बच्चों माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा। याद करने का तरीका बच्चों ऐसा है कि यहां पर एम प्लस एन करके पी क्यू मिल रहा है और यहां पर एम माइनस एन, जो मैंने एम डैश एन डैश माना है उसे मैंने एम और एन ही मान लिया है, तो हम ऐसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। समझ में आई बच्चों आपको? दो फॉर्मूले समझ में आ गए बच्चों। सबसे पहला तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों। इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन में डिफरेंस क्या होता है? इंटरनली का मतलब होता है आर लाइन के अंदर आएगा और एक्सटर्नली का मतलब है कि आर लाइन से कहां चला जाएगा बच्चों? आर लाइन से बाहर चला जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? सबको समझ में आ गया बच्चों ये? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? मिड पॉइंट। यानी हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट पता है बच्चों। अब अगर हमें पी क्यू का मिड पॉइंट निकालना है कि लाइन जो पी क्यू हमारे पास बन रही है उस लाइन का जो मिड पॉइंट है, अगर हमें उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे? देखिए तो अब बच्चों जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे थर्ड, वो हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे। एक लाइन है बच्चों, ये P हो गया और ये Q हो गया। अब P के कोऑर्डिनेट तो हमें दे रखे हैं बच्चों x1, y1 और ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2। ये R जो है बच्चों मिड पॉइंट है, यानी 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अगर हम देखेंगे बच्चों तो m रेशियो n भी क्या हो गया? 1/1, यानी 1:1 हो गया। तो यहां पर बच्चों m रेशियो n की जो वैल्यू है वो 1:1 हो गई अगर सेक्शन फॉर्मूले से देखोगे तो जो R का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। m की जगह भी सेक्शन फॉर्मूले 1 रख दी, n की जगह भी, तो mx2 प्लस nx1 होता था और नीचे m प्लस n होता था, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। यानी जब भी आपको मिड पॉइंट निकालना है बच्चों तो आप क्या करेंगे? दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये आपके पास क्या निकल आएगा बच्चों? ये आपके पास निकल आएगा मिड पॉइंट। पी क्यू का जो सेगमेंट है, लाइन ऑफ सेगमेंट, उसका हमने क्या निकाल दिया बच्चों? उसका हमने यहां पर मिड पॉइंट निकाल के दिखा दिया। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमें ट्राइंगल के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखिए यहां पर लिखा हमने, लेट कंसिडर a triangle ABC।
हमने एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया एबीसी विद वर्टाइसिस। ए हमने माना x1, y1, बी हमने माना x2, y2 एंड सी हमने माना x3, y3। अब हमने क्या करा कि कंसीडर करा एक ट्राइंगल एबीसी, उसमें हमने क्या करा वर्टाइसिस को माना, ए वर्टाइसिस को बच्चों हमने माना x1, y1, बी वर्टाइसिस को हमने माना x2, y2 और सी वर्टाइसिस को बच्चों हमने मान लिया x3, y3। ये हमने मान लिया बच्चों। अब हमें ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वर्टाइसिस के। अब हमें क्या करना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का बच्चों फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो कैसे निकलेगा बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो बच्चों फॉर्मूले से रिजल्ट निकल कर आएगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकल कर आएगा। इतनी बात आपको समझना है बच्चों। तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट क्या मानने हैं आपको, x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहां से बच्चों जो निकल कर आएगा वो आपके पास क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यानी एबीसी जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया आपको यहां से मिल जाएगा, आप एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट के जो जनरली यूज होते हैं, तो वो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिए या कहिए कि मैंने आपको दोबारा से पढ़ा दिए, जिससे अब आगे यूज होंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे रिलेटेड बच्चों हम एक दो एग्जांपल भी कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको हम कैसे यूज करते आए थे। वैसे तो बच्चों ये आपने क्लास 10th में यूज करे होंगे, फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं, उससे आपको और आइडिया लग जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आपको कि हम कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और जिनको आता नहीं है उनको बच्चों अब आ गया होगा अब ये कि हम क्या होता है डिस्टेंस, सेक्शन, फॉर्मूला सब आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत इजी वे में आपको सारी चीजें बता रहा हूं, थ्योरेटिकली मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लैंग्वेज में कम ही लिख रहा हूं क्योंकि लैंग्वेज में इसकी नीड है नहीं। हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं बच्चों, तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए कि कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो वही सारी चीजें बच्चों मैं आपको बता रहा हूं जो काम की है, फालतू की चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूं, थ्योरी नहीं लिख रहा हूं मैं, बहुत लंबी चौड़ी दी थ्योरी लिख दूं तो उससे कोई फायदा नहीं है। कोऑर्डिनेट में तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने आपको एक चीज बता दी है कि कॉन्सेप्ट आपको पता होगा और आप डायग्राम बना के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हमने, फाइंड द डिस्टेंस between the points 6, -4 and 3, 0. Find the distance between the points 6, -4 and 3, 0. अब बच्चों दो पॉइंट दे रखे हमें, पहला पॉइंट दे रखा है 6, -4 और दूसरा पॉइंट हमें क्या दे रखा है 3, 0। इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अब आपने करना क्या है बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले एक डायग्राम फॉर्म कर लो। मैंने P और Q बताए थे, P के पॉइंट लिख लो 6, -4 और Q के 3, 0। तो ये हो गया आपके पास बच्चों x2, y2 और ये हो गया आपके पास x1, y1। अब आपके पास x1, y1 आ गया बच्चों और x2, y2 आ गए, दोनों पॉइंट्स आ गए। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों, PQ तो निकालना है आपको। अब आपने पढ़ रखा कि PQ का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ ही रखा है, फॉर्मूले में आपने पुट कर दिया। x2 - x1 देखो, x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू 6, तो 3 - 6 होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 0 माइनस x, y1 की वैल्यू -4, इस पूरे का बच्चों क्या हो गया, स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो 3 - 6 का होल स्क्वायर, तो 3 - 6 कितना हो गया, -3 -3 का स्क्वायर बच्चों 9 प्लस 0 + 4 हो गया बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, कितना आ गया बच्चों अंडर रूट में 25, यानी डिस्टेंस कितनी निकल कर आ गई, 5 निकल कर आ गई। यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, PQ की जो लेंथ है वो कितनी हो गई बच्चों, 5 हो गई। बस आपको फॉर्मूला लर्न रखना है, डायग्राम बनाना है, x1 y1 x2 y2 वैसे आप लिखेंगे तो
कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है। इसी में आपने x1 y1 x2 y2 लिख लिए, अब कुछ बचा ही नहीं बच्चों। अब तो बस आपने उठा के पुट करना है, आपको तुरंत आंसर मिल गया। क्लियर हुआ बच्चों? एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of a point which divides the line joining the points a1 comma minus 3 and b minus 3 comma 9 internally in the ratio 1:3। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, किस पॉइंट के बच्चों? विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। कौन सा लाइन सेगमेंट? ए और बी से जो मिलकर बनना है, इंटरनली। इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में बच्चों? 1:3। अब देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन जब आप करेंगे बच्चों, तो अगेन मैंने आपको बताया डायग्राम बनाइए। ये ए पॉइंट हो गया बच्चों 1, -3, ये बी पॉइंट हो गया आपका -3,9। ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, हमने आर यहां पर मान लिया 1:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी ये एम हो गया और ये एन हो गया। एम की वैल्यू 1 हो गई बच्चों, एन की वैल्यू 3 हो गई। x1, y1 और ये हो गया बच्चों x2, y2। यही हो गया बच्चों। अब आप आर का फॉर्मूला लिखिए बच्चों, इंटरनली डिवीजन है तो mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। यही हो जाएगा बच्चों। अब वैल्यू पुट करो, mx2, m की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू -3 है, तो -3 हो गया बच्चों। nx1, इसकी वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू 3 है, तो बच्चों कितना हो गया? 3 अपॉन में m प्लस n, 1 प्लस 3। my2, तो 1 इंटू 9 बच्चों कितना हो गया? 9। ny1, 3 इंटू -3 बच्चों कितना हो गया? -9 ओवर m प्लस n, 1 प्लस 3। 3 से 3 कट गया बच्चों, ऊपर 0 आ गया, नीचे कुछ भी आया 0 ही रहेगा। 9 से 9 कट गया, 0 आ गया, यानी पॉइंट क्या निकल कर आ गए? 0,0। यानी वो पॉइंट जो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा था 1:3 में, उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चों? उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0,0, यानी वो पॉइंट बन जाएगा ओरिजिन। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया आपको? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल द कोऑर्डिनेट ऑफ whose vertices आर। अब वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों 4,4, 3,-2 एंड -3,6। अब बच्चों वो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए, उस ट्राइंगल के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स बच्चों में क्या दे रखे हैं? 4,4 दे रखे हैं, 3,-2 और -3,6 ये दे रखे हैं बच्चों। अब देखिए, आप सबसे पहले बच्चों एक ट्राइंगल बना लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों 4,4, बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों 3,-2 और सी के हैं -3,6। अब ए के कोऑर्डिनेट को आप मान लो बच्चों x1, y1, बी के x2, y2 और सी के x3, y3। ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों आया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। यही आया बच्चों। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, तो हाफ x1 की वैल्यू देखिए बच्चों 4, y2 माइनस y3, y2 कितना है -2,
माइनस y3 यानी -6, अब प्लस x2 बच्चों 3 हो गया, y3 माइनस y1 6 माइनस 4 प्लस x3 की वैल्यू बच्चों माइनस का 3, अब यह आ गया y1 माइनस y2 4 माइनस माइनस प्लस का 2, यही हो गया बच्चों हाफ, -2 माइनस 6 माइनस 8 इंटू 4 माइनस का 32, 6 माइनस 4 2 इंटू 3 प्लस का 6, ये बच्चों 4 6 माइनस 3 माइनस का 18 1/2, 32 18 में से बच्चों का ये 12 बचा, 12 और ये बच्चों कितना हो गया माइनस का 44, इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 22 हो जाएगा, मॉड लग रहा है, और स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों एरिया जो आता है वो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। यानी जो भी लेंथ की यूनिट रही होगी, सेंटीमीटर रही होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रही होगी तो मीटर स्क्वायर, यानी जो भी यूनिट आएगी उसके स्क्वायर में बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स is π/4, if the angle between the two lines is π/4 and slope of one line is 1/2, find the slope of other line। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, वो ये कह रहा है कि दो लाइंस के बीच में एंगल कितने हैं, π/4 है। पहली लाइन का हमें स्लोप दे रखा है या दूसरी का, मतलब किसी भी एक लाइन का स्लोप दे रखा है वो 1/2 है, हमें दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन, m1 की वैल्यू बच्चों हमें 1/2 दे रखी है, थीटा हमें दोनों के बीच में π/4 दे रखा है, हमें m2 को फाइंड करना है, यही तो है बच्चों। ये लाइन बना ली बच्चों हमने L और L डैश, L1 और L2 मान लो, इसकी स्लोप m1 इसकी m2 बच्चों, ये थीटा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। थीटा की वैल्यू रख दीजिए बच्चों tan 45, m2 माइनस m1, m2 पता नहीं, माइनस का 1/2 अपॉन में 1 प्लस 1/2 इंटू m2। tan 45 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 1, ये हो गया आपके पास 2m2 माइनस 1 अपॉन में 2 से 2 का गया बच्चों, नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस m2। अब बच्चों है क्या कि अगर मॉड हम हटाते हैं तो सामने प्लस माइनस लगा देते हैं, यानी हम इसको बच्चों लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m2। अगर हम मॉड हटाएंगे बच्चों तो इक्वल्स टू में क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि इसके जो प्लस की वैल्यू होगी वो भी 1 के बराबर होगी, जो माइनस की वैल्यू होगी 1, तो हमने प्लस माइनस। अब याद है दो केस बन गए, एक बार तो इसे 1 के बराबर ले लो बच्चों, दूसरा -1 के बराबर ले लो। तो सबसे पहले हमने केस 1 लिया, 1 के बराबर ले लिया बच्चों, 2m2 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 प्लस m2 इक्वल्स टू ट्वाइस में m2 माइनस 1, 1 इधर आ गया और ये बच्चों उधर चला गया, तो 2m2 माइनस m2, तो ये 3 हो गया, 3 इक्वल्स टू बच्चों m2 की वैल्यू आ गई, यानी दूसरी लाइन का जो स्लोप है बच्चों वो कितना निकल कर आ गया, वो 3 निकल कर आ गया। अब बच्चों हमने केस 2 लिया, केस 2 में हमने इसे -1 के बराबर मान लिया, 2m2 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m2, ये हो गया -2 माइनस का m2 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1, -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2m2 प्लस m2, ये हो गया बच्चों -1 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ m2, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/3 निकल कर आ गई, यानी जो m1 की वैल्यू थी बच्चों वो तो आपके पास 1/2 थी, अब m2 की यहां पर कितनी वैल्यू निकल कर आ गई, 2 वैल्यू निकल कर आ गई, यानी 2 अलग अलग लाइन ऐसी पॉसिबल होंगी।
तो पहली लाइन की जो स्लोप है बच्चों वो 3 आ गई, दूसरे वाले की -1/3, यानी दो अलग अलग लाइन आप कंसिडर कर सकते हैं। एक की स्लोप आप 3 मान सकते हो, दूसरी की -1/3। दोनों ही केस में बच्चों जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो एंगल बनेगा आपका π/4। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये बच्चों वो कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों। कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखे बच्चों कैसे होते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे आगे की कि ये तो कोऑर्डिनेट्स से जो फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज कराए थे वो हो गए बच्चों। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों सबसे पहला कि अगर हम लाइन की बात कर रहे हैं बच्चों कि लाइन क्या होती है, तो इंटरसेप्ट्स की बात आती है कि इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। किसकी बात आती है, इंटरसेप्ट। अब देखिए, अब बच्चों जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस। एक लाइन के एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, हमें अब वो देखना है बच्चों। अब देखिए इंटरसेप्ट्स क्या होता है बच्चों, जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले बच्चों एक्सिस बना ली। ये हो गई बच्चों एक्स ओ एक्स डैश, और ये हो गई आपके पास वाई ओ वाई डैश। ये हमने एक्सिस बना ली बच्चों। अब एक लाइन है बच्चों, यहां पर ए पर काट रही है, वाई एक्सिस को बी पर काट रही है। तो बच्चों जो लाइन ये ए बी है वो एक्स एक्सिस को ए पर काट रही है और वाई एक्सिस को कहां पे काट रही है, बी पर। तो ऑरिजिन से लेके बच्चों ए तक की जो डिस्टेंस है ये, इसे हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। यानी एक्स एक्सिस पर वो कितनी लेंथ कट कर रही है लाइन, उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह से बच्चों वाई एक्सिस पर जितनी इंटरसेप्ट लेंथ कट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। यानी हमने एक लाइन ड्रॉ करी एक्सिस पर, वो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगी उसको ए पॉइंट मान लो, वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगी वो बी पॉइंट। तो ऑरिजिन से ए तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या कहलाएगी, एक्स इंटरसेप्ट। ऑरिजिन से जो बी तक की डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, वाई इंटरसेप्ट। अगर पॉजिटिव की तरफ है एक्स की तरफ तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव एक्स की तरफ है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह से अगर हम y की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, नीचे अगर y नेगेटिव y डैश पे बनना है तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। यानी इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इंटरसेप्ट हमें यह बताता है कि वो लाइन जो है वो एक्सिस को ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस के बाद कट करेगी। अब मान लो कि मुझे पता लग जाए कि एक्स इंटरसेप्ट किसी लाइन का 4 है। अब एक्स इंटरसेप्ट 4 है बच्चों, उसका मतलब है कि ओरिजिन से 4 डिस्टेंस की यूनिट पर वो लाइन क्या कर रही होगी, एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी। इतनी बात आपको समझना है बच्चों। तो ओ ए क्या हो जाएगा बच्चों, ओ ए आपका हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट बताता क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस आफ्टर विच लाइन कट द एक्सिस। अब डिस्टेंस कहां से बताता है, ओरिजिन से बताता है। तो इसमें बच्चों थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, हम लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर विच लाइन कट द एक्सिस। अब ओ बी क्या हो जाएगा बच्चों, ओ बी आपका हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। अब ओ बी वाई इंटरसेप्ट हो गया, इसका भी मतलब वही आया कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर विच लाइन कट द एक्सिस। एक्स इंटरसेप्ट ने एक्स एक्सिस को कट करेगी, वाई इंटरसेप्ट ने वाई। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो यानी पॉजिटिव की तरफ एक्सिस में कट करेगी, इंटरसेप्ट नेगेटिव है यानी नेगेटिव की तरफ इंटरसेप्ट में क्या करेगी, कट करेगी। लेकिन कट तो करेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब मान लो कि अगर वो ये कहता कि एक लाइन ड्रॉ करो, क्वेश्चन आता ड्रॉ अ लाइन कट 4 इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड -3 इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। या फिर वो लिख देता कि इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब आप देखोगे बच्चों जब आप बनाओगे तो x पे 1 2 3 4, यहां पर y पे -3, तो इस लाइन को आप ऐसे बना दोगे।
क्योंकि आपको पता है कि x में पॉजिटिव इंटरसेप्ट था तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, y में नेगेटिव था तो नीचे की तरफ। अब इसको लिखने का बच्चों जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि -3 इंटरसेप्ट को ना लिखकर वो क्या लिखता, एंड इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यानी नेगेटिव में इंटरसेप्ट को नहीं शो करते, हम क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं 3 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो बात तो एक ही आ गई बच्चों। मैंने आपको समझाने के लिए -3 लिख दिया था, अब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस लाइन समझ में आ गई बच्चों। पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ वाई में, नेगेटिव डायरेक्शन है तो नीचे की तरफ, ऑरिजिन से कहां पे चलना है, नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ चलना है 3 में। तो ये हो गया बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों। इंटरसेप्ट समझ में आ गया आपको क्या होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। अब बच्चों उन लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है जो एक्सिस के पैरेलल है। कैसे है, एक्सिस के पैरेलल। अब देखो बच्चों, हमने क्या करा, यहां पर एक्सिस मान ली, एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस हो गई बच्चों, वाई ओ वाई डैश, ये वाई एक्सिस हो गई बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, इन एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, उनकी इक्वेशन निकालनी है। अब बच्चों एक्स एक्सिस की अगर इक्वेशन आपको पता है तो क्या होती है पता है आपको, एक्स एक्सिस की बच्चों इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है, आप लर्न कर लीजिए, y इक्वल टू 0। क्या होती है, y इक्वल टू 0। क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं भी आप एक कोई पॉइंट लीजिए तो वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, तो इसकी जो इक्वेशन हो जाती है बच्चों वो हो जाती है y इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन हो जाती है x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो जाएगा x इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बच्चों। दो चीजें आपको समझ में आ गई बच्चों की, अगर x एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे तो वो आएगी y इक्वल टू 0, और y एक्सिस की अगर हम इक्वेशन निकालेंगे बच्चों तो वो आएगी x इक्वल टू 0। अब बात आती है कि अगर हमने x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच दी तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बच्चों। अब मान लीजिए कि उसकी डिस्टेंस बच्चों ओरिजिन से k थी, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया बच्चों, 0, k। अब 0, k बच्चों ये पॉइंट हो गया, इसका मतलब इस पूरी लाइन पर जो y की वैल्यू है वो k ही रहेगी बच्चों। मैं यहां पे ले लूंगा तो y की वैल्यू क्या, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर। अब जैसे इस लाइन पे y की वैल्यू 0 थी, वैसे इस लाइन पे क्या है बच्चों, इक्वेशन y की वैल्यू k है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू k। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो हो जाएगी आपकी y इक्वल्स टू k। किसी भी लाइन की इक्वेशन जो x एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, y इक्वल्स टू k, और k क्या होगा बच्चों, उस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस। यानी वो लाइन कहीं ना कहीं y एक्सिस को कट कर रही होगी, तो उस पॉइंट पर जो कट कर रही होगी वो k बन जाएगा। अब ऐसे ही बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अब y एक्सिस के पैरेलल तो बच्चों ये बन रही होगी। अब मान लो कि ये वाली डिस्टेंस k है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू k, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, k, 0। अब इस पूरी लाइन पे जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, k रहेगा, चेंज तो होगा नहीं बच्चों। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू k हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। अब मान लो कि बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट दिया है, जैसे यहां पर एक पॉइंट दे दिया बच्चों -2, -3। अब वो ये कह रहा है कि इस पॉइंट से पास होके जाने वाली ऐसी लाइंस की इक्वेशन निकालो जो एक्सिस के पैरेलल हो। क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन हो गया फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पास थ्रू पॉइंट
-2, -3। अब वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो एक्सिस के पैरेलल है और किस पॉइंट से पास होकर जा रही है, वो -2, -3 पॉइंट से पास होकर जा रही है। अब देखो बच्चों कैसे बताएंगे। अब पहली लाइन मैंने बच्चों ये ली जो y एक्सिस के पैरेलल है, और दूसरी लाइन मैंने ये ले ली जो x एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर ये वाला पॉइंट -2, -3 है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -2, 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो -2 ही रहेगा। तो यहां से बच्चों हम सॉल्यूशन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2। अब पैरेलल टू x एक्सिस तो बच्चों जी वाला पॉइंट तो 0, -3 होगा, तभी तो इंटरसेक्ट करके -2, -3 बना था। तो ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कितना हो जाएगा बच्चों, y इक्वल्स टू -3। पास दोनों किससे होकर जा रही है, -2, -3 से। यानी अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया जाएगा और हमें यह पूछा जाएगा कि ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखो जो एक्सिस के पैरेलल है, उस गिवन पॉइंट से पास हो रही है, तो जो उसका x कोऑर्डिनेट है उसको x के बराबर लिख देना, वो तो आपकी y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। y कोऑर्डिनेट को y के बराबर रख देना, वो x एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। यानी अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि हमें कोई पॉइंट दिया है, उससे पास होकर जाने वाली ऐसी लाइंस बताइए जो एक्सिस के पैरेलल है, तो आप निकाल देंगे बच्चों। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है वो आपको समझ में आ गई। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, वाई एक्सिस की। बस आप ऐसे याद रखिए कि जो भी लाइन है एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होंगी वाई इक्वल्स टू के होता जाएगा, 0 चेंज होता जाएगा। यानी वो ओरिजिन से भाई अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस ओरिजिन पर ही है, यानी 0 डिस्टेंस पर। अब ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर जाएगी वो आती जाएगी। वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 हो गई, जितनी डिस्टेंस मूव करेगा उतना के आता चला जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।